हेलो क्लास नाइन्थ, होप यू आर गुड। लास्ट सेशन में लगभग रिवीजन सेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। द फ्रेंच रेवॉल्यूशन चैप्टर का नाम है, जिसमें हिंदी में हम कहेंगे फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो या चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो आज एक नया चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। देखो, लास्ट सेशन में मैं लगभग डिस्कशन कर लिया था ऑलमोस्ट अबाउट द एमसीक्यूज, जो कि दो चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट जो, एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, विच ऑलरेडी आई हैव कवर्ड। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर्स, the French Revolution. It's a very important chapter to understanding about the historical part. Okay, and some portion which already has deleted, so you need not to cover that particular syllabus. So you need to just check, okay, what are the exact syllabus are coming, because due to COVID-19 already some portion has deleted. So we are going to start a new chapter which is known as the French Revolution. जो पॉइंट्स हैं वो कि आपको रिमेंबर रखना है। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी was divided into 3 states. पहले क्या हुआ था कि 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रेंच सोसाइटी जो है 3 स्टेट्स में डिवाइड हो गई थी। पहला स्टेट्स होता था क्लर्जी वालों का, जो कि चर्च के प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे। ठीक है, फर्स्ट स्टेट होता था। सेकंड स्टेट उनका होता था जो कि नोबिलिटी होते थे, हाई रैंक के ऑफिशियल ऑफिसर होते थे, फ्यूडल लॉर्ड कहा जाता था। थर्ड स्टेट्स में 90% पॉपुलेशन फ्रांस की थी, जो इंक्लूड करते हैं फार्मर्स वगैरह, वर्कर्स वगैरह, आर्टिसंस, लोअर रैंक कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, लैंड लॉस, लेबर एंड सर्वेंट को इंक्लूड किया जाता था। ये कि थर्ड स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद यदि बात करें तो ऑल द टैक्सेस वर टू बी पेड बाय द थर्ड स्टेट वर टू एंजॉयड वेरियस प्रिविलेजेस हैज फुल अथॉरिटी टू इम्पोज टैक्सेस। कुछ लोग ऐसे थे जो थर्ड स्टेट के ऊपर, लाइक थर्ड स्टेट्स को, जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनको फोर्स करते थे कि आपको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। तो दिस इज कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दिस पीपल्स बाय द फर्स्ट स्टेट और मे बी लिटिल बिट बाय सेकंड स्टेट. So all the taxes were to be paid by the third state, while the other two enjoyed various privileges, has full authority to impose taxes. In 1774 की बात करें तो लुइस सोलवा ascended the throne of France. उसने ली भैया फ्रांस की पूरी लाइक राज शासन व्यवस्था। 1774 की बात है। He belongs to Bourbon family of kings of France. He was married to Marie Antoinette of Austria. Empty treasury due to prolonged war debt, extravagant lifestyles of his ancestors, along with the cost of support to American War of Independence, forced him to increase tax to meet the demand. Subsistence crisis occurred frequently during old regime, added the discontentment among masses. इस तरीके की चीज़ें हुई थी। सीधी सीधी बात है, लुइस सोल्वा जब अपॉइंट हुआ था तो वो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, ये जानना है। ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रेलिया की एक रानी से मैरिज किया था उसने। और मिडिल क्लास की बात करें तो विच इंक्लूडेड लॉयर्स, टीचर्स, फिलोसफर्स एक्सेट्रा वर एजुकेटेड एंड क्वेश्चन द प्रिविलेजेस बाय वर्थ. They dreamed of a society based on equality and proposed their ideas through speeches, books, pamphlets, and journals. In France of old regime, king could impose new taxes only in a political body. Estate general were 3 estates and their representatives. Voting was done on estate wise rather than individual members. ठीक है, वोटिंग जो थी इंडिविजुअल मेंबर की बजाय बहुत सारे लोगों से की जाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि 5 मई 1789 को, इधर देखो, 5 मई 1789 को लुइस सोल्वा was like called together the meeting of स्टेट जनरल to pass new taxes. न्यू टैक्सेस के ऊपर एक मीटिंग हुई कि भैया और टैक्सेस लगाना है। दिस टाइम थर्ड स्टेट मेंबर्स डिमांडेड पर्सन वाइज वोटिंग इन द प्लेस ऑफ स्टेट वाइज वोटिंग. किंग रिजेक्टेड दिस डिमांड एंड थर्ड स्टेट मेंबर्स वॉकड आउट द असेंबली इन प्रोटेस्ट. फिर 20 जून 1789 को क्या हुआ कि गैदर्ड हुए वो हॉल में इंडू टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेलीज. ओके, 20 जून 1789 को इकट्ठे हुए। किंग ने रिजेक्ट कर दी ये डिमांड को और थर्ड स्टेट मेंबर वॉकड आउट हुए, असेंबली में प्रोटेस्ट किया कि भैया ये टैक्सेस वगैरह हैं ये मत लगाइए, बिल्कुल गलत चीज़ है।
Bad harvest due to severe cold, along with the king's order to troops to move into Paris, only fueled the situation. 14 जुलाई 1789 को agitated crowd stormed the fort of Bastille, a symbol of tyranny of old regime, and destroyed it. 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ कि क्राउड जो है एजिटेटेड हो गई, सिंबल ऑफ टायरेनी ओल्ड रिजीम बनाया और उनने चैन ऑफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दी कि भाई ये टैक्सेस वगैरह बिल्कुल गलत सिस्टम है. फेसेस विद पावर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, लुइस सोल्वा अकॉर्डेड रिकॉग्निशन नेशनल असेंबली. और 4 अगस्त 1789 को ऑल द फ्यूडल सिस्टम ओवल्यूशन टैक्सेस वर अबोलिश्ड बाय डिक्री. डिक्री एक कोर्ट का वर्ड है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो पास होता है उसको डिक्री बोलते हैं. और फ्यूडल सिस्टम ने 4 अगस्त 1789 को डिसीजन लिया कि भैया टैक्सेस जो है कम्प्लीटली एबोलिश करना है. चर्चेस प्रॉपर्टी वर कन्फिस्केटेड एंड क्लर्जी टू हैड टू गिव अप द प्रिविलेजेस. The National Assembly drafted the Constitution in 1791, distributed the power in legislature, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अलॉन्ग विद वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल. ठीक है, थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंटेशन करने पे काफ़ी अच्छा फोकस किया. और नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था 1791 में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पावर इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में. ठीक है. हाउएवर वोटिंग वॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एक्टिव सिटीजन ओनली. वोटिंग जो है थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट हो गई एक्टिव सिटीजन के लिए. और ओनली मैन above 25 years of age who paid taxes equal at least 3 days of labor's wages were given to the status of active citizens. Remaining men and all women were cleaned as passive citizens who did not have any political rights. ठीक है, इस तरीके की पूरी हिस्टोरी हुई. आप तो एक चीज़ समझ लो कि भैया ये 3 टाइप के डिवाइडेड थे ऐसे. ठीक है, पहले डिवीज़न समझ लो, उसके बाद अलग चीज़ें समझोगे तो अच्छा लगेगा. फर्स्ट स्टेट क्लर्जी का था, सेकंड स्टेट नोबिलिटी का था, थर्ड स्टेट जो था बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक्सेट्रा, स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसन, वेरी स्मॉल फार्मर, लेबर सर्वेंट, ये सारे लोग थर्ड में बिलोंग करते थे. तो क्या होता था कि क्लर्जी और नोबिलिटी तो अपनी जगह सही थे, लेकिन जो बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसन, वेरी बिग स्मॉल फार्मर, लेबर, जो लोग थे, इनके ऊपर टैक्सेस वगैरह इम्पोज होते थे. ठीक है, जो फर्स्ट क्लास लोग थे, जो ऑफिसर थे, जो किंग्स थे, जो हाई लेवल के ऑफिशियल ऑफिसर थे, ये क्या करते थे कि ये थर्ड स्टेट के लोग हैं उनको टैक्स पे करने के लिए मजबूर करते थे. सो दिस इज कम्प्लीटली डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अमंग दीज काइंड ऑफ पीपल्स. ठीक है, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट, आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट, लैंडस, लेबर एंड सर्वेंट. तो ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल ज़मीनी के. क्यों हुआ ये रिवॉल्यूशन? सोशल काजेस हो गए, 2 डिवीजन, प्रिविलेजेस क्लास क्लर्जी एंड नोबिलिटी, अनप्रिविलेजेस क्लास पीजेंट, वर्कर्स, टीचर्स, लॉयर, डॉक्टर, पुअर, हार्वेस्ट, फूड स्टोरेज, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ गया. क्योंकि भैया एक को प्रायोरिटी दोगे तो समस्या तो होगी ना. यदि आप अपनी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास को प्रायोरिटी दोगे, यदि और लोगों पर ध्यान नहीं दोगे, इक्वलिटी नहीं बनेगी किसी पर्टिकुलर देश में, बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, फूड का शॉर्टेज हो जाएगा, लोग अपनी लाइवलीहुड को नहीं चला पा रहे हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? ऑटोमेटिकली रेवोल्यूशन विल अराइज. ओके, रेवोल्यूशन तो अराइज हो गई भैया. जब इतनी सारी प्रॉब्लम आप देखोगे कि जब सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, 2 डिवीज़न में सोसाइटी बट रही है, सो दिस create a problem in the society. So these things create the revolution over all the country. फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति और डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति बन गई थी. टैक्सेस वगैरह पे करना पड़ता था. इतनी सारी प्रॉब्लम्स होते हुए आखिरकार फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है अराइज हो गया. और ये जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको, डिस्क्रिमिनेशन को एबोलिश करने का उनका सिद्धांत था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना समझना. तो अभी इस सेशन में इतना ही. हम नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर प्रयास करेंगे डिस्कशन करने का. अभी का सेशन इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल सेशन. और रिवीजन करने पे ज़्यादा फोकस कीजिए. रिवीजन, इफ़ योर रिवीजन इज़ नॉट देयर देन यू आर नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग न्यू इन योर लाइफ.
तो ट्राई टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।